ओके, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल। कितने तरह के हो सकते हैं? 2 तरह के हो सकते हैं। कौन से? प्लांट सेल और एनिमल सेल। पहला डिफरेंस, सेल वॉल किसमें प्रेजेंट है? किसमें एब्सेंट है? एनिमल सेल। दूसरा डिफरेंस, प्लास्टिड। कितने तरह के प्लास्टिड होते हैं? यस, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तब बताया था। तो ये सारे प्लास्टिड्स प्लांट में है, एनिमल्स में एब्सेंट। वैक्यूल बहुत बड़ा सा होता है प्लांट सेल में, क्योंकि उसको वाटर स्टोर करना है, टर्जिड बनना है। यहाँ पे या तो वैक्यूल एब्सेंट है भी तो भी बहुत छोटे छोटे से हैं। सेंट्रियोल एनिमल में प्रेजेंट, प्लांट में एब्सेंट। ये रहा आपका प्लांट सेल। बड़ा सा क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? यहाँ पे बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है, जिसमें बहुत सारी चीजें स्टोर्ड रहती है। बाकी तो नॉर्मल है। क्लोरोप्लास्ट है जो एनिमल में नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा, लाइसोसोम दोनों में, गोल्गी बॉडीज बोथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोथ। सेल मेम्ब्रेन इज द इनरमोस्ट लेयर। उसके पहले ये ग्रीन ग्रीन क्या है? सेल वॉल। ये प्लांट सेल है। रामायण खत्म होने के बाद तू पूछ रहा है राम कौन थी? हाँ, is it visible clearly children now? I think it is about sunlight and not brightness. ओके, अब विजिबल है लेकिन या नहीं है? क्योंकि अगर डायग्राम नहीं दिखेगा तो समझ नहीं आएगा। ये आ गया हमारा एनिमल सेल। इतना गंदा सा बनाया है। चलो फटाफट ये बोल जाओ, ऑर्गेनल्स बोल जाओ, कौन से दिख रहा है? प्लांट में प्रेजेंट होता है क्या? नहीं होता। फ्लैजुलम प्लांट में होता है? नहीं होता। क्योंकि उसको मूव नहीं करने का होता है। अगेन दिस इज अ मोर सॉर्टेड डायग्राम है ना, ये अच्छा वाला डायग्राम है, इसको टेक्स्ट नोटबुक में बनाना। और ये जो है ना, ये इंक्लूजन बॉडीज हैं, रैपिड, अरे क्या हो गया, ठीक है, ये आपकी इंक्लूजन बॉडीज है, ये जो जितने क्रिस्टल दिख रहे हैं ना वो। फिर ये देखो अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट एक तरह का ल्यूकोप्लास्ट है जो कि स्टार्च स्टोर करता है। ओके, बाकी सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वाला डायग्राम अच्छा है, ये नोटबुक में बना देना। ओके, अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स की। सबसे इंपॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेट अस टॉक अबाउट दैट। किसका बना हुआ है? लिपिड्स और प्रोटीन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? लिपिड्स और प्रोटीन्स का। लिपिड्स किस फॉर्म में अरेंज्ड है? बाई लेयर के फॉर्म में अरेंज्ड है। ऐसा यहाँ पे बना देती हूँ, तो ये एक लिपिड बाइलेयर और ये दूसरा लिपिड बाइलेयर। अब ये बाइलेयर के फॉर्म में इस तरह से अरेंज्ड हैं कि इसका जो पोलर हेड है वो आउटसाइड है, टुवर्ड्स आउटसाइड, और जो नॉन पोलर टेल है इट इज टुवर्ड्स द इनसाइड। मतलब समझो, मैं है ना येलो कलर से दिखा रही हूँ पोलर हेड। ये क्या है? ये पोलर हेड है। अच्छा वाला येलो नहीं दिया मैंने, फिर से कैनोट सी माय पेन ओनली। ये वाला जो है ये है पोलर हेड, ये बाहर की तरफ है। क्यों बाहर की तरफ है? ये है पोलर, या तो आप इनको बोल सकते हो हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग। क्यों? क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट एक्वियस है, उसके साथ रिएक्ट करने के लिए इसको पोलर होना पड़ेगा। एक्वियस मतलब वाटर, वाटर मतलब पोलर, क्योंकि उसमें ये दोनों आयंस हैं। अंदर की जो टेल है वो कैसी है? नॉन पोलर या तो हाइड्रोफोबिक। वो पानी से दूर भागती है, पानी से डरती है, तो वो अंदर की तरफ फोल्डेड है। ठीक है,
अब देखो जो लिपिड है वो मेनली कौन से लिपिड है? फॉस्फोग्लिसराइड्स। तो ये कौन से लिपिड्स हैं? फॉस्फोग्लिसराइड। ग्लिसराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फो मतलब उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या ज्यादा प्रेजेंट है? प्रोटीन ज्यादा प्रेजेंट है या लिपिड ज्यादा प्रेजेंट है? लिपिड। प्रोटीन 52% कितना है? प्रोटीन। और 40% कितना है? लिपिड। बाइलेयर है लेकिन फिर भी प्रोटीन ज्यादा है। प्रोटीन दो तरह के हैं, कौन से? पेरिफेरल और इंटीग्रल। अब एक काम करते हैं, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो रहा है। सो लेट अस टेक अ व्हाइट बोर्ड। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो फ्लो चार्ट में लिख लेते हैं। क्या क्या पढ़ा है अभी तक और कौन सा कलर लेंगे? पिंक लेंगे। ओके, सो ये है मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसमें दो तरह की चीजें हैं। बताओ कौन सी? कंपोजिशन में परसेंटेज बताओ। अभी ये 100% नहीं हुआ है, मतलब कुछ और भी होना चाहिए 8%। कौन से लिपिड्स प्रेजेंट है? ग्लिसराइड्स, है ना? और किस फॉर्म में प्रेजेंट है? बाइलेयर के फॉर्म में। और वो लिपिड्स के दो पार्ट हैं, कौन से? एक पोलर जो कि बाहर की तरफ है और एक नॉन पोलर जो कि अंदर की तरफ है। प्रोटीन भी दो तरह के हैं, पेरिफेरल जो बाहर है, अभी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स भी दिखाऊंगी, और इंट्रिंसिक जो कि अंदर अंदर है। ठीक है, ये बाहर बाउंड्री पे है और ये अंदर अंदर है। देखें और क्या है आगे। सो पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस पे है और इंटीग्रल प्रोटीन विच आर पार्शियली बरीड इनसाइड द मेम्ब्रेन, अंदर डूबे हुए हैं मेम्ब्रेन के अंदर, बाहर की तरफ नहीं है। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन है इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है फ्लूइड एंड मोजाइक। व्हाट डज दैट मीन? फ्लूइड का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल है, रिजिड का मतलब होता है जो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये फ्लूइड है, मतलब ये शेप थोड़ा चेंज कर सकता है, फ्लेक्सिबल है। इसका फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करेगा। अगर रिजिड है तो कुछ भी अंदर नहीं जा पाएगा। सो दैट इज व्हाई इट हैज टू बी फ्लूइड। मोजाइक मतलब सब जगह यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे लिपिड है, कहीं पे प्रोटीन है, कहीं पे सरफेस प्रोटीन है, कहीं पे इंट्रिंसिक प्रोटीन है। सो इट इज अ मोजाइक। ये वाला मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। किसने दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल? कब? ओके, तो क्योंकि इसके पास लिपिड्स हैं, लिपिड्स हर चीज को सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल बना देते हैं। आटे में तेल मिला दो, घी बना दो, घी मिला दो, कैसा हो जाता है? फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट हो जाता है आटा, है ना? सो दिस अलाउस lateral movement of protein within the overall bilayer। ये मेरा बाइलेयर है, ये मेरा पोलर ग्रुप है। बहुत सारी चीजें हैं जो बाहर से अंदर आनी चाहिए, इसको बाहर से अंदर आना है तो ये इसके अंदर से जाएगा। कब जा पाएगा? जब ये फ्लूइड है। फ्लूइड कब होगा? जब लिपिड का बना हुआ होगा। ठीक है, सो व्हाट इज फ्लूइडिटी? आप रीड करिए, व्हाट इज फ्लूइडिटी? ability to move within the membrane is measured as its ठीक है, तो फ्लूइडिटी मतलब मेम्ब्रेन के अंदर मूव करने की एबिलिटी। फ्लूइड नेचर की वजह से ग्रोथ पॉसिबल है, इंटरसेल्यूलर जंक्शंस प्रेजेंट है। देखो अगर ये रिजिड होता है ये सेल, अब ये साइज में बड़ा हो गया तो कैसे बड़ा होगा? अगर बाहर का लेयर रिजिड है, मैं आपको एक बॉक्स में बंद कर दूं तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे ना। तो ग्रोथ पॉसिबल है फ्लूइड नेचर की वजह से। एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट भी तो करता है, तो क्या चाहिए होगा? इंटरसेल्यूलर जंक्शंस चाहिए होंगे। देन सिक्रीशन, बहुत सारी चीजें भी बनानी है उसको।
एंडोसाइटोसिस भी करना है। अगर ये आपका सेल है, बाहर कुछ है, तो सेल को इसको अंदर भी लेना है। एंडोसाइटोसिस, सेल को डिवाइड भी करना है। कहाँ गई मेरी पेन? सेल को डिवाइड भी करना है। तो ये सब कुछ कब पॉसिबल हो पाएगा? जब वो फ्लूइड है। अगर वो रिजिड है तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। तो फिर से एक बार, अगर जो फ्लूइड है तो क्यों है, क्या क्या होता है उसकी वजह से? बाकी सबका कौन व्रत है? करेक्ट। चौहान जी ने आखिरी में ठप्पा लगाया, डिवीजन। अच्छा, पूरा सेल डिवीजन बोला। ओ माय गॉड। चलो, ये एकदम क्यूट सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम मॉडल जो बोलो। देखो, ये है आपके फॉस्फोलिपिड्स। ये समझ लो फॉस्फेट ग्रुप, और ये आपका लिपिड बाइलेयर। एक लेयर यहाँ, एक लेयर यहाँ। बीच में प्रोटीन जो अंदर डूबे हुए हैं, ये जो सेल मेम्ब्रेन को स्पान कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन में डूबे हुए हैं, इनको बोलेंगे हम इंटीग्रल प्रोटीन। जो सरफेस पे हैं उनको हम बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। और क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? कुछ कुछ लिपिड और प्रोटीन के अलावा ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है। फॉस्फोलिपिड मैंने ऑलरेडी कहा कि प्रेजेंट है। देखो, लिपिड कितने तरह के प्रेजेंट है? 3 तरह के लिपिड प्रेजेंट है। 75% फॉस्फोलिपिड, 20% कोलेस्ट्रॉल और 5% ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। आ गया समझ में? ये बाहर का एनवायरनमेंट है और ये अंदर का हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट है। बहुत सारे मॉडल्स देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ये वाला ड्राइंग नहीं करना है। ओके, सेम चीज है यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गया, ये पोलर हेड्स हो गए, ये नॉन पोलर टेल हो गई। ठीक है, तो दिस इज अबाउट हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। प्रोटीन्स यहाँ पे नहीं दिखाए। ये एकदम बढ़िया वाला। देखो, अब आप आउटर साइड और इनर साइड का ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है, पोलैरिटी इज इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ये वाले जो प्रोटीन है जो सरफेस पे है उनको क्या बोलोगे? पेरिफेरल प्रोटीन। कहाँ पे है? साइटोसोल, बाहर की तरफ है। ये वाला जो प्रोटीन है जो पूरा चैनल बना रहा है मेम्ब्रेन के अंदर से, वो कौन सा है? इंटीग्रल प्रोटीन। ये जो बाहर की तरफ है, ये देखो, ये भी एक पेरिफेरल प्रोटीन है। ये बाहर की तरफ है, सेल वॉल की तरफ है। ठीक है, ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट और ये है हाइड्रोफिलिक पार्ट। बहुत बार सेम चीज पढ़ ली हमने, रट जानी चाहिए अब। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट करने के 3 तरीके हैं। कौन से 3 तरीके? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चैप्टर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, तब भी पढ़ेंगे ये चीजें। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और तीसरा होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जहां पे एटीपी यूज होता है। ठीक है, बिना एटीपी के वो नहीं होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की कोई जरूरत नहीं है, बिना एनर्जी के भी हो जाएगा। फैसिलिटेटेड में उसको एक सहारा चाहिए होगा, एक प्रोटीन होगा जो उसको ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करेगा। अब ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 1 बाल्टी पानी उठा के प्लेटफॉर्म पे रखना है। ठीक है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी रख लिया। ये मुझे ओवरहेड टैंक में चढ़ाना है तो टेरेस पे मैं अकेले चढ़ा लूंगी? मुझे पंप चाहिए होगा, पंप को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होगी। तो वो एग्जाम्पल हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। और कभी कभी ऐसा है कि भाई बहुत भारी बाल्टी है, मैं उठा के नहीं रख पा रही हूँ, चलो एक और जन हाथ लगा लो, हम दोनों मिलके रखेंगे बाहर। तो ये हो गया फैसिलिटेटेड प्रोटीन। ठीक है, देखो ये आपका मेम्ब्रेन दिखाया है यहाँ पे। ये आपको दिख रहा है, ये बीच में चैनल है मेम्ब्रेन में। आई शुड चेंज द कलर। यहाँ पे एक चैनल है। अब ये जो चैनल है
ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि यहाँ देखो एटीपी की जरूरत पड़ गई। तो जो सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट है वो किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। क्या हो रहा है यहाँ पे? सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर जा रहा है। ध्यान रखना इस बात का, सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है। एरोज मैंने यहाँ पे गलत बता दी, ऐसी होनी चाहिए, है ना। जब हम नर्वस सिस्टम में नर्व कंडक्शन पढ़ेंगे तब ये चीज और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या याद रखोगे? सोडियम पोटेशियम का ट्रांसपोर्ट एक सोडियम पोटेशियम पंप से होता है जिसमें एटीपी की जरूरत है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे आया ट्रांसपोर्ट के बारे में आगे तो मैं पढ़ाऊंगी, अदरवाइज मैं अपने आप से एग्जांपल्स देके बता दूंगी। तो ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे ये आपका सेल है, ठीक है। ये जो येलो वाली है ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर जो ग्रे है वो साइटोप्लाज्म है, और जो बाहर है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में बहुत सारी चीजें हैं जिनको शायद हमको अंदर लेना है, अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनको शायद बाहर जाना है। ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है? इंटीग्रल प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन। ये देखो यहाँ से गया अंदर, कैसे गया अंदर? यहाँ से, वो जो इंटीग्रल प्रोटीन है ना उसमें से अंदर गया। वो प्रोटीन के चैनल्स बनते हैं जिससे अंदर जाता है। उसके अलावा ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। यहाँ क्या बताया है? फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बताया है। मॉलिक्यूलर लेवल पे आपका फॉस्फोलिपिड कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, क्योंकि अल्टीमेटली किसका बना होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होगा। तो ये है उसका पोलर हेड, ये है नॉन पोलर टेल। ट्रांसपोर्ट अभी बाकी है। सेम चीज, अब ये बहुत डिटेल में हो गया, फटाफट से समझा देती हूँ। फॉस्फोलिपिड किसका बना हुआ है? ग्लिसरॉल का बैकबोन है और फॉस्फोराइलेटेड अल्कोहल है, और इसमें फैटी एसिड्स प्रेजेंट है। पढ़ा था ना, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, वो ही है ये यहाँ पे। ये ऑयल में सॉल्यूबल है, ये वाटर में सॉल्यूबल है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक अच्छे से समझ में आ गया है। ये कोलेस्ट्रॉल, इंट्रिंसिक प्रोटीन, सरफेस प्रोटीन, ये भी पढ़ लिया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आई थिंक क्लियर है। दोबारा समझना है या क्लियर है? क्लियर है। फंक्शंस देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। एक है कौन सी चीज अंदर जाएगी, कौन सी चीज बाहर आएगी, उसका कंट्रोल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हाथ में है। प्रोटेक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हाथ में है। डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हाथ में है। अब बहुत सारी चीजें हैं जिनके सिंपल सिंपल मीनिंग बताने जरूरी है। डिफ्यूजन मतलब क्या? डिफ्यूजन मतलब अंदर का बाहर, कहीं से भी जाए, बट इट ऑलवेज हैज टू बी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये अपने आप हो जाएगा, क्योंकि दिस इज विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन थिंग्स विल मूव टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर मुझे अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाना है, ठीक है, मुझे चीजें पहुंचानी है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी। तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, कौन सा वाला फास्टर होगा, पैसिव या एक्टिव? पैसिव फास्टर होगा, क्योंकि इसमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो अपने आप ही काम हो रहा है ना। So this will be faster. Okay, difference between active and passive transport, जैसे मैंने अभी बताया, this is without energy requirement, this is with energy requirement. जो नॉन पोलर चीजें हैं जैसे वाटर है वो अपने आप ही अंदर बाहर होता रहेगा,
जाएगा, उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आयंस हैं जिनका चार्ज है उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए होगी। कुछ प्रोटीन्स हैं जो चैनल बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे ना इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। लेट मी टेक अ वेरी ब्राइट कलर। ये सॉल्यूट है, इसको बाहर से अंदर जाना है। कितने तरीके हैं? अगर जो ये नॉन पोलर है और इसका कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, तो ये अपने आप बाहर से अंदर डिफ्यूज होके चला जाएगा। किस तरह का ट्रांसपोर्ट हो गया ये? पैसिव ट्रांसपोर्ट। कभी कभी वो अंदर तो जाना चाह रहा है लेकिन किसी के सहारे की जरूरत है। सहारा किसने दिया? कैरियर प्रोटीन ने। उसने एक चैनल बना दिया, तो ये यहाँ से नहीं जा पा रहा, यहाँ से नहीं जा पा रहा, पर यहाँ से जा रहा। दरवाजा है, दरवाजा खोल के अंदर आ जाएगा, वॉल तोड़ के अंदर नहीं आ पाएगा। तो ये हुआ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। याद रखना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट नहीं है, दोनों में फर्क है। ठीक है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट है जो प्रोटीन की हेल्प से होता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जिसके लिए क्या चाहिए होगा? एटीपी चाहिए होगा, है ना? तो जब ये प्रोटीन की मदद से गया, जब ये चैनल की मदद से गया, गेट बना दिया, तो ये सब कुछ पैसिव था। लेकिन जहां पे पंप आया, जहां पे पुश करना पड़ा, फोर्स लगाना पड़ा, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाना पड़ा, वहां पे क्या हो गया? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। तो वहां पे हमारा एटीपी खर्च हो गया। सो दैट्स अबाउट ट्रांसपोर्ट। अब ये भी बताना जरूरी है कि किसका ट्रांसपोर्ट एक्टिव है और किसका ट्रांसपोर्ट पैसिव है। क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। फ्रक्टोज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, लेकिन जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स हैं तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करते हैं। लेकिन जो सोडियम पोटेशियम आयंस है उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो फ्रक्टोज का क्या हो जाएगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन इसका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ओके। सेल वॉल पढ़ेंगे ना? एक लास्ट टॉपिक। तो सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट सेल में ही है, एनिमल सेल में तो है ही नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, नॉन लिविंग है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉन लिविंग नहीं है, वो लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। अच्छा, सेल वॉल अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों का बना हुआ है। जैसे अलगे में किसका बना हुआ है? कितने तरह के अलगे पढ़े थे आपने बायोलॉजिकल क्लास में? ठीक है, सब में अलग अलग होगा। फेओफाइसे में अलग, क्लोरोफाइसे में अलग, रोडोफाइसे में अलग, है ना? प्लांट में किसका बना हुआ है? बैक्टीरिया में किसका बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकन। आई अंडरस्टैंड वो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है, लेकिन जनरली हम ऐसा बोलते हैं कि प्लांट में सॉरी बैक्टीरिया में किसका बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है। फंक्शन क्या है? बहुत ही सिंपल फंक्शन है, शेप, उसके बाद रिजिडिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सपोर्ट, ऑस्मोटिक बर्स्ट नहीं होने देगा, समझा चुकी हूं मैं। सेल को जब एक्सपांड करना है, ग्रो करना है, तब सेल वॉल उसको हेल्प करेगा।